क्या डोनाल्ड ट्रंप पार्टी से ऊपर उठ कर के कार्य कर रहे थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को राष्ट्र का प्रतीक और प्रतिबिंब मानकर अमेरिकी नागरिकों को गुमराह करने के कार्य कर रहे थे? अगर स्टेट के ऊपर व्यक्ति इसी प्रकार से स्थापित होने की मंशा से काम करता रहा तो मुझे लगता है कि लोकतंत्रों के पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसने ट्रंप को तो शून्य पर ला ही दिया, लेकिन अमेरिका की साख को संकट में डाल दिया। अस्तित्व को बनाए रखने की समस्या से जूझते हुए अमेरिका के लिए तो ये घटना एक पराभव से कम नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावना पर कभी विचार किया या नहीं किया, यह जरूर चिंतनशीलता की बात है। अमेरिका के फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में न्यायपालिका बेहद ताकतवर है, इसलिए ट्रंप उस पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। या यूं कहिए कि ट्रंप ने उसका दरवाज़ा तो खटखटाया, लेकिन न्यायपालिका ट्रंप के साथ न्याय कर सके या ट्रंप के अनुसार निर्णय दे सके, इसके लिए ट्रंप कोई एविडेंसेस नहीं दे पाए। परिणाम ये हुआ कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को उस दिन, जिस दिन की सत्ता परिवर्तन की वैधानिक मुहर लगनी थी जो बिडेन के लिए, अपने समर्थकों की भीड़ बुलाकर संसद को हाईजैक करने का कदम उठाया। यह लोकतंत्र की संप्रभु सत्ता को चुनौती थी। हालांकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैकोनेल ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार किया और संवैधानिक व्यवस्था का साथ दिया, उससे इतना तो संकेत मिल ही जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के इस निर्णय के साथ नहीं थी। लेकिन पार्टी सही अर्थों में ट्रंप के खिलाफ भी नहीं थी। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रांड ओल्ड पार्टी ही दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म के पतन की पटकथा लिख रही थी। अगर ऐसा है तो कैपिटल हिल की बिल्डिंग घटना हमें ये संदेश देती है कि अमेरिकी लोकतंत्र अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा है। अगर हाल के अश्वेत असंतोष के उभार के साथ वर्तमान घटना को हम जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी समाज में एक तरह की बेचैनी है। हालांकि इस बेचैनी की कई वजहें हो सकती हैं और हैं भी। इनमें एक वजह ये मालूम पड़ती है कि जब लोकतंत्र लोगों के हितों से राजनीतिक दलों के और राजनीतिक दलों से राजनीतिक व्यक्ति के हितों की पूर्ति करने लगता है, तब संभावनाएं दबे रूप में ही सही लेकिन कुंठित होकर राष्ट्र व व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की प्रवृत्तियों को जन्म देने लगती हैं। इसका एक नतीजा और भी होता है, वो ये कि व्यक्ति लोकहित व राष्ट्रहित से ऊपर अपनी जगह बनाकर राष्ट्र राज्य का पूरक बन जाता है। यानी वो लुई 14वें के मैं ही राज्य हूँ जैसी उद्घोषणा से आच्छादित होने लगता है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया। यही नहीं, और भी नेता इस समय ऐसा कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन हुए या शी जिनपिंग हुए या एर्दोगान हुए, ये कमोबेश इन्हीं पैरामीटर्स पर और इन्हीं पाथेस पर चलकर अपने आप को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, राष्ट्र के विकल्प के रूप में प्रतिष्ठित करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से पोस्ट ट्रुथ ने राष्ट्रों के भीतर जो अपनी खास जगह बनाई है, यह सब उसी के बनाए हुए, उसी से निर्मित बुलबुले हैं जो स्वयं जब फूटेंगे तब तक राष्ट्र का आधार, राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार कमोबेश बेहद कमज़ोर हो चुका होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो इसके परिणामों में निहित था, नया कुछ भी नहीं। भले ही लोग इसकी पहले से अनुमानित राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी सुनिश्चित ना कर पाए हों। हालांकि इससे पहले तक ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट के रैपर के नीचे ढके रहने में कामयाब रहे, लेकिन अब वो रैपर उतर चुका है और विषय वस्तु सामने है। एशिया, अफ्रीका या लातिनी अमेरिका के देशों पर नज़र डालें तो इस प्रकार के प्रदर्शन कुछ तानाशाहियों के अंदर दिख जाएंगे, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र और समृद्ध फेडरलिज्म जिसमें उसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। फिर भी यदि ऐसा हुआ है तो वैश्विक लोकतंत्र के नेता और प्रवक्ता के लिए ये शर्म की बात है। एक बात और, क्या अमेरिका के विषय में ये उम्मीद की जा सकती थी कि एक राष्ट्रपति सत्ता में बने रहने के लिए ऐसी सनक पाल लेगा
कि देश की साख को ही गिरवी रख देगा, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए विचार करने वाली बात यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र में वो कौन सी कमज़ोर कड़ी है जिसके कारण ट्रंप जैसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को इस कदर पाल बैठा कि राष्ट्रपति होते हुए वो अपने अनुयायियों से संसद पर कब्जा कर लेने का आह्वान कर बैठा। अंतिम सवाल ये कि आखिर इस प्रकार के सनकी व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर लाया कौन। हालांकि ट्रंप से पहले भी सत्ता शीर्ष तक पहुंच चुके हैं बहुत से पूंजीपति, परंतु जब लोकतंत्र के रक्षक कहीं अधिक सावधान, अधिक सतर्क, अधिक सुलझे हुए थे, तब यह इस प्रकार के प्रतिनिधि व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाए। लोकप्रियता की कसौटी पोस्ट ट्रुथ जैसा मनोविज्ञान तैयार नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिकार की ऐसी विक्षिप्त और विभत्स मानसिकता भी नहीं दिखती थी। उस दौर में अमेरिकी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे, जबकि नेतृत्व सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पित और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध था। इसलिए अधिनायकवादी प्रवृत्तियां नहीं पनप पाईं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और व्यक्ति के हित राष्ट्र के समकक्ष या उससे ऊपर हो गए हैं। बहरहाल अमेरिका के लिए 6 जनवरी की तारीख आम दिनों की तरह नहीं थी, बल्कि ट्रम्पियन डेमोक्रेसी की अतिथि और अमेरिकी लोकतंत्र के विपन्नता अथवा पराभव के इतिहास की गवाह। सवाल यह उठता है कि इस घटना को अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में पतन की शुरुआत के रूप में देखा जाए या फिर एक अंत के रूप में। क्या 6 जनवरी को अमेरिका के भीतर एक और अमेरिका के पैदा होने का प्रमाण मिला या फिर एक अमेरिका के खत्म होने का? ये प्रश्न गूढ़ और भ्रमात्मक हो सकते हैं, लेकिन ये प्रासंगिक हैं और महत्वपूर्ण भी। इसलिए पूंजीवादियों को इस पर विचार करना आवश्यक है, जो पूंजीवाद अब तक अपने आप को लोकतंत्र का पूरक बता रहा था, उसके नुमाइंदे ने आखिर किस तरह का उपसंहार लिखा। धन्यवाद।